हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग देख रहे होंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास यूपी पुलिस, यूपी पेट, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है और ये क्लास रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी आपको ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1, क्या आविष्कार शब्द सही लिखा हुआ है, देवर्षि शब्द सही लिखा हुआ है, निशब्द शब्द सही लिखा हुआ है या जमाता शब्द सही लिखा हुआ है। बात करें इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, तो आविष्कार शब्द एकदम ठीक लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का पहला पहला सही हो जाएगा इसका। बात करें देवर्षि शब्द की, देवर्षि शब्द गलत है, निशब्द भी शब्द गलत है और जमाता शब्द भी गलत है। अब बात कर लेते हैं देवर्षि। देवर्षि की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो देवर्षि की शुद्ध वर्तनी होती है देव प्लस ऋषि। अगर हम लोग करेंगे संधि विच्छेद तो हो जाएगा देव प्लस ऋषि, तो इसमें हो जाएगी देवर्षि। बाबे आ की मात्रा नहीं आएगी, सिर्फ देवर्षि। निशब्द शब्द भी गलत लिखा हुआ है। निशब्द शब्द की बात करें तो ऐसे लिखा जाता है, विसर्ग आएगा निधन शब्द, ये निशब्द शब्द एकदम ठीक हुआ है। जमाता भी शब्द गलत है। जमाता की बात कर लेते हैं। जमाता की बात करें, जमाता शब्द भी गलत लिखा हुआ है। जमाता जमाता शब्द ये ठीक है, तो देवऋषि भी गलत हो गया। देवऋषि की शुद्ध वर्तनी ये होगी। निशब्द भी गलत हो गया, निशब्द की शुद्ध वर्तनी ये होगी। जमाता जमाता शब्द गलत हो गया, इसकी शुद्ध वर्तनी ये होगी। चलिए देखते हैं कुछ अन्य शब्द में बताइए शुद्ध वर्तनी। जैसे उत्प्रेक्षा, हमने लिखा है उत्प्रेक्षा, ये क्या सही लिखा हुआ है बताइए। प्राकांत, प्राकांत शब्द सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। ऐषणा, ऐषणा शब्द सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है बताइए। स्वाति, स्वाति शब्द सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। चलिए इतना बताइए पहले। बात करें उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा एकदम सही लिखा हुआ है, इसकी सही शुद्ध वर्तनी यही है उत्प्रेक्षा की। प्राकांत की बात करें, प्राकांत शब्द गलत लिखा हुआ है। प्राकांत शब्द कोई नहीं होता है, इसमें का के ऊपर भी मंत्र आएगी आगे, प्राकांत, प्राकांत, ये हो गया इसकी शुद्ध वर्तनी सही। ऐसा शब्द एकदम सही लिखा हुआ है। बात करें स्वाति, स्वाति शब्द गलत लिखा हुआ है, स्वाति ऐसे नहीं लिखा जाता है, पे छोटी की मात्रा आती है स्वाति पे। तो देख लीजिए इसमें उत्प्रेक्षा एकदम सही लिखा हुआ है, प्राकांत शब्द गलत लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी ये होती है प्राकांत। ऐसा शब्द भी गलत लिखा हुआ है, ऐसा शब्द सही लिखा हुआ है और स्वाति शब्द गलत लिखा हुआ है, स्वाति की शुद्ध वर्तनी ये होती है। और बताइए कुछ शब्द, जैसे हो गए अधिवेशन, अधिवेशन शब्द बताइए सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। अधिवेशन, दवाइयां शब्द बताइए सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं, अधिवेशन शब्द एकदम गलत लिखा हुआ है, अधिवेशन की शुद्ध वर्तनी होगी अधिवेशन। दवाइयां भी शब्द गलत लिखा हुआ है, इसमें छोटी ही आती है दवाइयां में, हमेशा छोटी ही आती है। तो देख लीजिए अधिवेशन शब्द की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी और दवाइयां में छोटी ही आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सिर्फ कहने को 25 क्वेश्चन है, हम इसे हर एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और देख रहे होते हैं, लगभग इसमें 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया उस्ताद शब्द का पर्यायवाची क्या है। उस्ताद शब्द का पर्यायवाची है निपुण, दक्ष, गुरु या सभी। तो बात करें उस्ताद किसे बोलते हैं, इसके पर्यायवाची क्या होते हैं। इसका पर्यायवाची हो जाएगा उस्ताद गुरु, और इसके पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे। गुरु के पर्यायवाची उपाध्याय, उपाध्याय हो जाएगा इसका पर्यायवाची गुरु का, और आचार्य भी हो जाएगा गुरु का पर्यायवाची। तो देख लीजिए उस्ताद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गुरु, गुरु बोलते हैं उस्ताद को, इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, उपाध्याय हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा। बात करें निपुण और दक्ष, निपुण और दक्ष क्यों नहीं होगा, निपुण और दक्ष ये दोनों के एक एक समानार्थी शब्द हैं, इनको बोलते हैं परिनिष्ठ। क्या बोलते हैं, परिनिष्ठ, परिनिष्ठ, परिनिष्ठ हो गया। जो परिनिष्ठ की बात करें, जो अपने काम को, जो अपने काम को
इनका समानार्थी क्या हो गया, ये निपुण और दक्ष समानार्थी हो गए, इनको बोलते हैं परिनिष्ठ। वहां पे जगह नहीं थी, परिनिष्ठ। परिनिष्ठ की बात करें, कौन होता है, जो अपने काम में निपुण हो, इसे बोल सकते हैं जो अपने काम में कुशल हो। ये बोल सकते हैं जो अपने काम में परफेक्ट हो, ऐसे बोल सकते हैं। निपुण और दक्ष क्या हो गया, निपुण और दक्ष जो अपने काम में परफेक्ट हो, मतलब या कुशल हो, उन्हें बोलते हैं निपुण और दक्ष। इसको इसको बोलते हैं परिनिष्ठ भी बोलते हैं। इनका समानार्थी ये हो जाएगा परिनिष्ठ। अब अगले शब्द को बात करते हैं, बताइए पर्यायवाची शब्द। दियता का बताइए पर्यायवाची। दियता, दियता शब्द का पर्यायवाची बताइए। अवधड़ का बताइए पर्यायवाची। अवधड़ का पर्यायवाची बताइए। तिरोहित का बताइए पर्यायवाची। तिरोहित का पर्यायवाची बताइए। देयता की बात करें, इसका पर्यायवाची हो जाएगा कर्ज। अवधड़ का पर्यायवाची हो जाएगा मनमौजी। मनमौजी। तिरोहित की बात करें, इसका पर्यायवाची क्या होगा, तिरोहित का हो जाएगा ओझल, ओझल होना। और बताइए एक शब्द का और पर्यायवाची बताइए आप। उड्डगन। उड्डगन का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा। उड्डगन की पर्यायवाची की बात करें, इसके हो जाएंगे तारे। तारे। नखत। तो उड्डगन का पर्यायवाची क्या हो गया, तारे और नखत। और बात करें औदड़ का हो जाता था मनमौजी। देयता का हो जाएगा कर्ज। तिरोहित का हो जाएगा ओझल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग में वर्णों की संख्या क्या होती है, बताइए कितनी होती है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों में वर्गों की संख्या, वर्णों की संख्या 5 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। चलिए यहाँ पे हम व्यंजन का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। बात करें व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं, याद रखेंगे। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं, एक बार अभी जो परीक्षा हुई थी ना, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी 49,568 वाली, उसमें पूछा गया था वर्ण के भेद बताइए कितने होते हैं, वर्ण के भेद बताइए कितने होते हैं। तो वर्ण के भेद कितने होते हैं, दो। दो में भी कौन कौन से होते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वर्णों के भेद बताइए कितने होते हैं, दो बताते हैं आप लोग, कौन से थे, एक स्वर होता था, स्वर होता है, और एक व्यंजन। तो वर्ण के भेद कौन कौन से हो गए, दो। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो, स्वर और एक व्यंजन। अब बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक प्रत्येक वर्ग में। तो याद रखेंगे 5। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। कौन कौन से हो गए, जैसे कौन कौन सा वर्ग हो गया, का वर्ग हो गया, ठीक है, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। तो स्वर व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे स्वर व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, तो इनमें होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, जैसे का वर्ग में कौन से हो गए, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, गा हो गया और यहाँ हो गया। तो इसी प्रकार से चा वर्ग में होते 5, इसमें भी 5 हो जाएंगे, इसमें भी 5 हो जाएंगे, इसमें भी 5 हो जाएंगे, इसमें भी 5 हो जाएंगे। तो बात करें, इसमें पूछा गया व्यंजन वर्ग, वर्ग की संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्ग 1 2 3 4 5, तो इसमें हो जाएंगे 5 वर्ग हो जाएंगे। अब बात करें, कभी कभी पूछ लेता कि स्पर्श व्यंजन में टोटल व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होंगे, 5 तो वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन होते हैं, 25। 5 × 5, एक वर्ग में 5 और 5 अक्षर तो हो जाएंगे
25। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, व्यंजन का पूरा ये पोस्टमार्टम कर देते हैं। व्यंजनों को संस्कृत में क्या कहते हैं बताइए, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं व्यंजनों को संस्कृत में क्या कहते हैं। व्यंजनों को संस्कृत में कहते हैं हल। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। व्यंजनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल। और एक क्वेश्चन और बता लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बताइए व्यंजनों को कितने पंक्तियों में लिखा जाता है? एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, व्यंजनों को कितनी पंक्तियों में लिखा जाता है? तो आप लोग बताएंगे व्यंजनों को कितने पंक्तियों में लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजनों को 7 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा व्यंजनों को 7 पंक्तियों में लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसके आंसर, और इसके बारे में जो बात बताई आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें रेगिस्तान की पूर्ति करनी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय एकता परिषद जो पिछले दिनों निष्क्रिय सी लगती थी, अब पुनः डैश डैश हो गई है। सुकिया हो गई है, विक्रय हो गई है, सक्रिय हो गई है, या कर्मण्य हो गई है। तो बात करें जहाँ पे ऐसा आपको मिल जाए रिक्त स्थान, वहाँ पे हमेशा अब लोग विलोम शब्द को प्राथमिकता देंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया निष्क्रिय, यहाँ पे निष्क्रिय दे दिया ना, निष्क्रिय। अब इसका आप लोग यहाँ पे क्या भरेंगे? विलोम शब्द ही भरना, प्राथमिकता देंगे विलोम शब्द को। यहाँ पे निष्क्रिय हो गया, तो निष्क्रिय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वकीय हो जाएगा, विक्रिय हो जाएगा, कर्मण्य हो जाएगा, या सक्रिय हो जाएगा। तो बताएंगे निष्क्रिय का विलोम क्या हो जाएगा? निष्क्रिय का हो जाएगा विलोम सक्रिय। देख लीजिए यहाँ पे सक्रिय भर के सही से अर्थ आ रहा होगा इसका, पढ़ के देखिए इसको। राष्ट्रीय एकता परिषद जो पिछले दिनों निष्क्रिय सी लगती थी, अब पुनः सक्रिय हो गई। देख लीजिए एकदम इसका सही से जवाब मिल रहा है। तो आप लोग जहाँ पे ऐसे ऐसे आपको मिल जाए रिक्त स्थान, वहाँ पे आप विलोम शब्द को भरना, उसको प्राथमिकता देना विलोम शब्द को। यहाँ पे देख लेना पहले क्या दे रखा था, उसको आप लोग उसका विलोम भर देंगे इसमें रिक्त स्थान में, आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताइए आप लोग विलोम शब्द। स्वीकिया, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन को, इसके बाद देखते हैं स्वीकिया का हो जाएगा विलोम परिकिया। परिकिया, स्वीकिया का विलोम क्या हो जाएगा? परिकिया। परिकिया किसे कहते हैं? दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली, उसको बोलते हैं, दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को बोलते हैं परिकिया। स्वकिया जो अपने पुरुष से प्रेम करे उसे बोलते हैं स्वकिया, और परिकिया बोलते हैं दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। इसका विलोम हो जाएगा परिकिया। विक्रय का विलोम शब्द हो जाएगा क्रय। कर्मण्य का हो जाएगा आकर्मण। आकर्मण, तो याद रखेंगे स्वीकिया का परिकिया, क्रय का विक्रय, कर्मण का आक्रमण। अब बताएंगे कुछ अन्य शब्दों का विलोम शब्द आप लोग। जैसे उद्यमी, उद्यमी नहीं होता, उद्यमी। उद्यमी का विलोम शब्द बताइए आप लोग। उर्वर, उर्वर जमीन नहीं होती, उसका बताइए आप लोग। तकलीफ का बताइए विलोम शब्द। तकलीफ का विलोम शब्द बताइए। उत्तरार्ध का बताइए विलोम शब्द। उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का विलोम शब्द बताइए। एक और शब्द देख लेंगे, उत्तरार्ध हो गया, एक शब्द और देख लेंगे हम, श्वासस्थ। शाश्वत, शाश्वत शब्द का बताइए विलोम शब्द। चलिए देख लेते हैं इनको एक बार। उद्यमी मतलब बहुत मेहनती, इसको बोलेंगे, इसका विलोम हो जाएगा आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। उर्वर जमीन, इसको बोलते हैं बंजर, इसका बोल सकते हैं बंजर, या इसको बोल सकते हैं ऊसर। उर्वर का विलोम हो जाएगा ऊसर। तकलीफ मतलब बहुत तकलीफ में है, इसका विलोम हो जाएगा वो आराम। उत्तरार्ध का हो जाएगा पूर्वार्ध। क्या हो जाएगा? उत्तरार्ध का पूर्वार्ध। शाश्वत, शाश्वत का हो जाएगा क्षणिक। तो देख लीजिए, उद्यमी का हो जाएगा आलसी, उर्वर का हो जाएगा ऊसर, तकलीफ का हो जाएगा आराम विलोम, उत्तरार्ध का हो जाएगा पूर्वार्ध, शाश्वत का हो जाएगा क्षणिक, शोकिया हो जाएगा, शोकिया का विलोम शब्द हो जाएगा परिकीय, विक्रय का हो जाएगा क्रय, कर्मण का हो जाएगा आकर्म। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है,
मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक डैश 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 प्राणी है। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? मननशील आएगा, धार्मिक आएगा, शक्तिशाली आएगा या श्रद्धावान आएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें भर के देखते हैं। मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक मननशील प्राणी है, ये होगा। मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक धार्मिक प्राणी है, ये होगा। मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी, ये होगा। या मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक साभ्रांत प्राणी है। तो देख लीजिए इसमें क्या आया। बात कर लेते हैं शक्तिशाली। क्या मनुष्य, यहाँ पे आएगा मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है। ऐसा हो सकता है कि मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है। मनुष्य से ज्यादा तो हाथी शक्तिशाली होता है। हाथी में बहुत ज्यादा बल होता है। तो ये तो होने से रहा, ये तो गलत बात होगी। मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी नहीं है, मनुष्य से ज्यादा तो हाथी है शक्तिशाली। तो ये भी नहीं रहा। अब देखते हैं दूसरा नंबर देखते हैं। मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक धार्मिक प्राणी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक मनुष्य ये धार्मिक हो। कुछ मनुष्य हो सकते हैं धार्मिक, लेकिन हर एक मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं साभ्रांत। साभ्रांत का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है अच्छा। तो यहाँ पे देख लेते हैं मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक अच्छा प्राणी है। सारे के सारे मनुष्य अच्छे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। कुछ बुरे भी मनुष्य हैं, कुछ अच्छे भी हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य प्रकृति का सर्वाधिक मननशील प्राणी है। तो पांचवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए पांचवें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्वरों के सिरे पर लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? जो स्वर नहीं होते उनके सिरों पर लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं, अर्धचंद्र बिंदु बोलते हैं या अनुस्वर बोलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको समझ लेते हैं। जो स्वर है ना, उनके जो सिर पर लगने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? जैसे हमने लिख दिया अंक लिख दिया। जैसे हमने लिख दिया एकांत, स्वरों के ऊपर लगा रहे ना एकांत, एकांत हो गया। जैसे हमने लिख दिया ओंकारेश्वर, स्वरों के ऊपर बिंदी लगाना है। स्वरों के ऊपर बिंदी लगा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे आ के ऊपर बिंदी लगी हुई है, यहाँ पे ए के ऊपर बिंदी लगी हुई है और यहाँ पे औ के ऊपर बिंदी लगी। ये तीनों के तीन ये स्वर है, इनके ऊपर बिंदी लगी हुई है। तो यही पूछा गया है स्वरों के ऊपर लगने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं बताइए आप लोग। इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये बिंदी लगी होती है ना, इसको बोलते हैं अनुस्वार। बात करें अनुनासिक की कौन सा चिन्ह होता है? अनुनासिक की ये होती है बिंदी, अनुनासिक की ये बिंदी होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। दर्शन बहुवचन नहीं है, हस्ताक्षर बहुवचन नहीं है, जनता बहुवचन नहीं है या बाल बहुवचन नहीं है। तो बात करें दर्शन, मुझे भगवान के दर्शन हुए, तो ये हो जाएगा बहुवचन, ये भी हो जाएगा। हस्ताक्षर, एक जब हस्ताक्षर करते हैं ना, कुल काफी सारे अक्षरों से मिलकर बना होता है। हस्ताक्षर होता ना, तो काफी सारे अक्षरों से मिलकर बना होता है, तो ये भी बहुवचन हो गया। बाल हो गया, ये भी बहुवचन हो गया। तो ये भी बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हस्ताक्षर भी हो जाएगा, बाल भी हो जाएगा। उसके बाल बहुत घुंघराले हैं आ रहा है ना, तो ये बहुवचन हो गया। उसके बाल बहुत घुंघराले हैं। ये हस्ताक्षर कई सारे अक्षरों से मिलकर बना होता है। जब हम लोग साइन करते हैं ना, तो कई सारे अक्षरों से मिलकर बना होता है, तो ये भी बहुवचन हो गया। उसको दर्शन हुए, तो ये हो जाएगा बहुवचन, ये भी हो जाएगा। बात करें जनता, इसमें ऑप्शन हो जाएगा जनता ये है, जनता एक वचन है ना कि बहुवचन। अब बात करें जनता एक वचन क्यों है, इसका तो आंसर हो गया जनता की बात करें। जनता क्या है ये बताइए आप लोग। जनता क्या है? ये एक वचन तो है, इसके साथ ये उसको क्या क्रिया है, विशेषण क्या है? ये संज्ञा है। जनता एक संज्ञा है। अब संज्ञा में भी बात करें, कौन सी संज्ञा है जनता? संज्ञा में भी बात करें 5 प्रकार की जो संज्ञा होती है, उसमें कौन सी संज्ञा है? जनता एक समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। अगर कोई पूछता है जनता कैसी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। और आप लोगों को बताया था समूहवाचक संज्ञा हो गई, कौन कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई और द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई और भाववाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा,
समूहवाचक, भाववाचक और एक और होगी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हो गई। तो कौन कौन सी बताई हमने? संज्ञा भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। इन सब ये सभी क्रियाएं संज्ञाएं सॉरी ये सभी संज्ञाएं एक वचन में होती हैं। इनका बहुवचन बन ही नहीं सकता, एक वचन में होती हैं ये सब, इसीलिए इनका बहुवचन नहीं बनता है। तो जनता कौन सी, इन्हीं में से जनता है। जनता कौन सी है? जो संज्ञा समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा का कभी बहुवचन बनता ही नहीं है। किनका किनका नहीं बनता है? भाववाचक संज्ञा की भी नहीं बनता है, समूहवाचक का भी नहीं बनता है, द्रव्यवाचक का भी नहीं बनता है और व्यक्तिवाचक का भी नहीं बनता है बहुवचन। और किसका बनता है बहुवचन? सिर्फ एक ही का बनता है। वो कौन सी होगी इसमें? आप लोग बताइए। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा रहेगी उसका ही बहुवचन बनता है। तो याद रखेंगे जनता ये हो जाएगी एक वचन। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं शब्द, वो एक बार और देख लेते हैं। कौन कौन से बहुवचन में हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द? यहाँ लिखेंगे हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द। हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द, रहने वाले शब्द बहुवचन में कौन कौन से रहते हैं हमेशा बहुवचन में? जैसे आपने देख लिया दर्शन भी बहुवचन हमेशा रहता है और हस्ताक्षर भी रहता है। इनके अतिरिक्त देख लेते हैं दर्शन हस्ताक्षर, बार के अतिरिक्त देखते हैं कौन सा? प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन में आता है। प्राण हो गया। आंसू, आंसू जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में आता है। आंसू, आंसू हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया। जैसे होश, उसके होश उड़ गए, होश हो गया। केस हो गया, बाल, जैसे बाल नहीं केस, उसी प्रकार से बाल कोई केस बोलते हैं, केस हो गया। लोभ, लोभ करना, जैसे नहीं लोभी व्यक्ति, लोभ भी हो गया, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। और समाचार, समाचार भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। समाचार भी हो गया। और देख लेंगे कौन कौन से होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। दाम, दाम भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। और एक एक हम लोग लिख लेंगे अच्छत, जो नहीं चावल लगा के टीका करते हैं हम उसको चावल, चावल बोलते हैं इसको अच्छत। तो देख लीजिए हमेशा बहुवचन में कौन कौन से हो गए हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द। प्राण हो गया, आंसू हो गया, होंठ हो गया, केस हो गया, लोभ हो गया, समाचार हो गया, दाम हो गया, अच्छत हो गया, और दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, और बाल हो गया। ये सब हो गए हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द। जनता एक वचन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्यों क्यों है? क्योंकि ये संज्ञा है समूहवाचक, उनका कभी बनता ही नहीं है बहुवचन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पुल्लिंग है? इसमें पूछा गया कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 1, क्या कपट पुल्लिंग है, सुंदरता पुल्लिंग है, मूर्खता पुल्लिंग है, या निंद्रा पुल्लिंग है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा पुल्लिंग हो जाए। कपट, ये कपट है ना, ये पुल्लिंग है। और लिंग की पहचान कैसे करते हैं? अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, और क्रिया लगा के देख लेते हैं हम लोग। चुका है, रहा है, ये रही है, ये लगा के देख लेते हैं। अगर अच्छा से जवाब मिल रहा है तो हो जाएगा पुल्लिंग, और अच्छे से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग। उसी प्रकार मेरा से मिल रहा है तो पुल्लिंग, और मेरी से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग। राह से मिल रहा है, क्रिया लगा के देखेंगे, राह से मिल रहा है तो पुल्लिंग, रही से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग। देख लीजिए कपट, तो इसमें लगा के देख लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग ज्यादा कपट। ज्यादा ऐसे लगा देख लेते हैं, ज्यादा कपट या अच्छा कपट। अच्छा कपट, अच्छा कपट। तो देखिए अच्छा फिट हो रहा, अच्छी कपट नहीं होता है, अच्छा कपट। तो ये पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया? पुल्लिंग। अब बात कर लेते हैं सुंदरता की। सुंदरता क्या है? सुंदरता हो गया, और मूर्खता हो गई, और निद्रा। सुंदरता, मूर्खता और निद्रा, ये सब तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा हैं ये सब। और ये भाववाचक संज्ञा है, और ये तीनों स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे। ये तीनों स्त्रीलिंग है। सुंदरता, निद्रा, मुझे निद्रा आ गई, मतलब नींद आ गई। मूर्ख, मूर्खता भी स्त्रीलिंग है। अच्छा मूर्खता थोड़ी होता है, अच्छी मूर्खता होता है। अच्छा सुंदरता थोड़ी होता है, अच्छी सुंदरता होता है। तो ये सुंदरता भी स्त्रीलिंग हो गया, मूर्खता भी स्त्रीलिंग हो गया, और निंद्रा भी स्त्रीलिंग हो गया। और ये तीनों भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। कपट है ये पुल्लिंग है, ज्यादा कपट, अच्छा कपट। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताइए लिंग कौन सा है। चलिए आप लोग पहले ये बताइए, कपट, कपट है इसका, कपट ये विशेष है या विशेषण है?
बताइए आप लोग, ये भी जानकारी ले लीजिए आप। कपट विशेष है या विशेषण है, बताइए। तो कपट क्या है बताइए, तो इसको क्या बोलेंगे, कपटी व्यक्ति, कपटी व्यक्ति। तो व्यक्ति तो हो गया विशेष, और कपटी क्या हो गया, विशेषण। तो आप लोग बताएंगे ये क्या है, ये विशेषण है। इसका क्या बनेगा, कपट का विशेषण क्या बनेगा, कपटी। और ये कपट क्या हो गया, कपट, कपट हो गया एक क्रिया। कपट एक क्रिया है, याद रखें, कपट एक क्रिया है। इसका अगर विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा, कपटी, कपटी व्यक्ति। जब हम विशेषण करके करते हैं तब उसके आगे क्या लगा देते हैं, विशेष लगा के देख लेते हैं, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष लगा के देख लेते हैं तो विशेषण बन जाता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताइए आप लोग कौन सा लिंग है। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं में बताइए कौन सा लिंग है, गेहूं हो गया। मक्का हो गया, मक्का में बताइए कौन सा लिंग है। चना हो गया, चना में बताइए। और एक रह गया दाल, जो सभी दालें होती हैं वो कौन से लिंग की होती हैं, चलिए बताइए। चलिए इनको देख लेते हैं। बात करें गेहूं, मक्का, चना, ये सब हो गए पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द हो गए। बात करें जो कि ये अपवाद है, दाल, दालें हैं जो ना वो हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, जो कि सभी दालें होती हैं वो सब स्त्रीलिंग होती हैं, ये अपवाद है दालें। तो गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया, और दालें हैं जो स्त्रीलिंग है, और ये तीनों गेहूं, मक्का, चना ये पुल्लिंग है। अब बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में, और बताइए। जैसे सोना, सोना में बताइए कौन सा लिंग है, सोना हो गया। लोहा हो गया, लोहा में बताइए कौन सा लिंग है। तांबा में बताइए कौन सा लिंग है, तांबे में बताइए। तो ये लोहा हो गया, तांबा हो गया, और चांदी, इसका एक अपवाद है चांदी, चांदी बताइए। पदार्थवाचक संज्ञा में, पदार्थों के नाम में एक ये है जो चांदी, एक ये अपवाद है। तो सोना हो गया, चांदी, सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा, ये है पुल्लिंग शब्द। एक इसका अपवाद है चांदी, चांदी स्त्रीलिंग है शब्द। तो याद रखेंगे यहाँ पे चांदी स्त्रीलिंग है, और लोहा, सोना और तांबा ये सब पुल्लिंग शब्द है। पदार्थों के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही जाते हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सब पदार्थों के नाम है ना, तो ये सब तो उसमें जाएंगे पुल्लिंग में। उसका अपवाद क्या है, चांदी जो है स्त्रीलिंग में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए कौन सा कारक है, भूखे को भोजन दो। कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है। बात करें कारक की, अगर पूछे एक कारक के भेद पहले बताइए कितने होते हैं, कारक के भेद 8 होते हैं, जो हम आपको रोज बताते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं, 8। एक शब्द में कितने कारक हो सकते हैं, एक शब्द में कितने कारक हो सकते हैं, एक वाक्य में कितने कारक हो सकते हैं। तो एक शब्द में एक कारक हो सकता है, याद रखेंगे। और एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, याद रखेंगे। एक शब्द में एक कारक हो सकता है, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इनकी कारक व्यक्ति पहले हम लोग देख लेते हैं। कर्म की क्या हो जाएगी, को कारक व्यक्ति हो जाएगी। कर्म की से, और इसमें क्या आएगा, वजह आएगी, वजह मतलब कारण, वजह। और साधन का प्रयोग होता है तो यहाँ पे कर कारक आ जाएगा। और अंग भंग की स्थिति, जैसे लूला लंगड़ा हो जाए, जहाँ पे मिल जाए, अंधा है, लंगड़ा है, अंग भंग की स्थिति वो होती है, अंग भंग की स्थिति हो जाए वहाँ पे भी होता है करण कारक। संप्रदान कारक की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी इसकी कार्य विभक्ति क्या होती है, के लिए, के लिए, के लिए, और को भी इसकी कार्य विभक्ति होती है। और कहाँ पे संप्रदान कारक होता है, जो चीज सदैव के लिए दे दी जाए, सदैव के लिए दे दी जाए, वहां पे होता है कौन सा कारक, संप्रदान कारक। अब बात करते हैं अपादान कारक कहाँ पे होता है। अपादान कारक की बात करें, इसमें कारक विभक्ति इसकी हो गई से, जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो वहां पे होता है अपादान। अलगाव मतलब अलग होता है, जैसे जैसे कुत्ता छत से कूद गया, छत से अलग हो गया ना, तो वहां पे अलगाव की स्थिति। या तुलना, तुलना कैसे होती है, तुलना ऐसे होती है, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, संजना आंसू से होशियार है, तो ये तुलना होगी ना आंसू से, तो वहां पे तुलना होगी, वहां पे अपादान होता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, इसमें कारक कौन सा हो जाएगा,
अब भूखे को आप भोजन दे दोगे, तब उससे क्या भोजन आप लोग वापस ले लोगे कि उस भूखे को भोजन दे दिया फिर उससे थाली आपने वापस ले ली, नहीं। तो यहाँ पे इसलिए संप्रदान कारक हो, जो चीज हमेशा के लिए दे दी जाए वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान। याद रखेंगे यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा। आप लोग को की विभक्ति देख के कर्म कारक सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कर्म कारक नहीं है, संप्रदान कारक। जो चीज हमेशा के लिए दी जाए वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बोलने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वो उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। बोलने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के कोई भेद पूछे तो होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। अगर पूछे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वनाम के भेद होते हैं 6, सर्वनाम की संख्या होती है 11। अब बात करते हैं भेद कौन कौन से होते हैं 6 सर्वनाम के। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लेते हैं सर्वनाम के 6 भेद। इसको इधर कर देते हैं। एक हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद क्या होगा, पुरुषवाचक बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और एक हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया और अनिश्चयवाचक हो गया। और एक संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। और एक क्या होता है, आखिरी बचा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कभी कभी पूछ लेता है, ऑप्शन दे देगा, इनमें पूछ लेगा इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ऑप्शन में दे देगा पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, एक कोई अन्य दे देगा। तो याद रखेंगे पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। अब बात करते हैं इसमें हम लोग पुरुषवाचक की बात कर लेते हैं। पुरुषवाचक इसमें से एक होता है पुरुषवाचक, जो आपको बताया पहले नंबर पर पुरुषवाचक। इसके कितने भेद होते हैं, इसके होते हैं भेद 3। कौन कौन से भेद होते हैं, इसके होते हैं 3 भेद। कौन कौन से होते हैं इसमें, एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हो गए, एक हो गया उत्तम पुरुष, एक हो गया मध्यम पुरुष, एक हो गया अन्य पुरुष। बात करें उत्तम पुरुष में कौन कौन सा आता है, उत्तम पुरुष में आता है मैं, ऐसे या इसको बोल सकते हैं। इसमें आता है उत्तम पुरुष में बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला आता है इसमें उत्तम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में कौन कौन सा आता है, इसमें हो गया बोलने वाला। और इसमें हो गया, इसमें बताइए अन्य पुरुष में कौन सा आता है, अन्य पुरुष में आता है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो होता है अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात की जाए वो होता है अन्य पुरुष। अब बात करें मध्यम पुरुष में कौन सा आता है, मध्यम पुरुष में कौन सा आता है, मध्यम पुरुष में होता है सुनने वाला, सुनने वाला। तो देख लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, मध्यम, उत्तम या अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष में कौन सा आता है, बोलने वाला, बोलने वाला आता है उत्तम पुरुष में। सुनने वाला किसमें आता है, मध्यम पुरुष में। जो बोले मतलब वो उत्तम पुरुष में आएगा, और जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष में आता है। और अन्य पुरुष में कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाए वो आता है अन्य पुरुष में। अब देख लीजिए उत्तम पुरुष में कौन कौन सा आता है, कौन कौन से आते हैं कारक, कौन कौन से इसमें आते हैं। तो देख लेते हैं उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं और हम, मैं और हम आते हैं इसमें, मैं और हम। उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, मैं और हम। और इनकी कारक विभक्तियां, इनकी कारक विभक्तियां जैसे मैं का हो गया मेरा, मुझे, हम का हो गया हमारा, हमारी, ये सब आ गया। मध्यम पुरुष में कौन सा आएगा, तू आता है मध्यम पुरुष में, तू, तुम और आप, ये मध्यम पुरुष में आता है और इनकी कारक विभक्तियां। और अन्य पुरुष में कौन सा आता है, यह, वह, यह, वह, और इनका बहुवचन रूप ए और वे, और इनकी कारक विभक्तियां। तो देख लेंगे उत्तम पुरुष में मैं और हम, इनकी कारक विभक्तियां। और उत्तम पुरुष में बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाला, और इसमें कौन कौन से आते हैं, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में कौन सा आता है, जिसके बारे में बात की जाए। और इनकी इसमें कौन कौन से आते हैं, यह आता है, वह आता है, ए आता है और बे आते हैं, और प्लस इनकी कारक विभक्तियां। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया जो बोलने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करें उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है,
निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें पूछा गया कौन सा विशेषण है। सच्चा विशेषण है, शीतलता विशेषण है, नम्रता विशेषण है, मिठास विशेषण है। तो विशेषण पहचान कैसे करेंगे हम लोग। विशेषण पहचान करने के लिए हम किसी शब्द, जो शब्द दिया होता है ना, उसके आगे हम लगा लेते हैं व्यक्ति, विशेष लगा लेते हैं उसके आगे, विशेषण के आगे हम लगा देते हैं विशेष, विशेष विशेषण के आगे लगा देते हैं विशेष, सॉरी क्या लगाते हैं, विशेषण के आगे लगा लेते हैं विशेष, जो शब्द दिया है उसके आगे लगा लेते हैं विशेष। अगर ऐसे भी ना समझे तो आप विशेष अगर ना समझिए, विशेष क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे बोलते हैं विशेषण। अगर ऐसे भी ना समझ रहे हैं तो आप सिंपली याद रखेंगे, आप क्या लगाएंगे, व्यक्ति लगा लेंगे, विशेषण के आगे लगा लेते हैं व्यक्ति। जैसे हो गया, आप पहला दे दिया हमने सच्चा, अब इसके आगे लगाते हैं व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति। अगर इससे जवाब मिल रहा है तो विशेषण हो जाएगा। जैसे शीतलता, शीतलता की बात करें, इसमें लगाइए व्यक्ति, शीतलता व्यक्ति, कोई अर्थ नहीं मिल रहा है तो ये नहीं होगा। नम्रता, नम्रता में लगाएंगे व्यक्ति तो उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, तो नम्रता भी गलत हो जाएगा। मिठास की बात करें, मिठास व्यक्ति, ये भी गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा सच्चा व्यक्ति। व्यक्ति हो गया विशेष और सच्चा हो गया विशेषण। तो 11 का आंसर है। बात करते हैं शीतलता, नम्रता, मिठास क्या है, ये सब संज्ञा है। शीतलता एक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। नम्रता भी भाववाचक संज्ञा है, मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। अगर हम सच्चा की बताएं, अगर भाववाचक संज्ञा, तो इसकी बनाएंगे सच्चाई, सच्चाई होता तो ये भाववाचक संज्ञा होती, सच्चाई इसकी बनती भाववाचक संज्ञा सच्चा की। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, ये सच्चा की बताइए भाववाचक संज्ञा होगी, क्या होगी, इसको होगी सच्चाई। तो देख लीजिए, सच्चा इसमें विशेषण हो जाएगा, शीतलता हो जाएगी इसमें भाववाचक संज्ञा, और नम्रता भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, मिठास भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पे देख लेते हैं विशेषण। विशेषण कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार का होता है विशेषण, याद रखेंगे। 4 में कौन सा हो गया, एक गुण हो गया, गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें नाप तोल आता है, गुण मतलब अच्छा बुरा, जो संख्यावाचक विशेषण 1 2 3 संख्यावाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे मीठा हो गया, जैसे मीठा, इसमें कन्फ्यूजन, मीठा, मिठाई, इन शब्द में कन्फ्यूजन है, मीठा, मिठाई और मिठास। ये बताइए क्या क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या क्या है बताइए आप लोग। तो ले लीजिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मीठा की बात करें, मीठा एक विशेषण है। मीठा क्या है, मीठा विशेषण है। मीठा अमरूद, जैसे लगा लेंगे, कुछ लगा लेंगे विशेष, मीठा अमरूद तो हो जाएगा, ये अमरूद की विशेषता बता रहा, तो ये हो जाएगा विशेषण। मिठाई, मिठाई बात करें, ये जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। मिठाइयाँ तो बहुत सी होती हैं, काला जामुन हो गया, छेना हो गया, ये सब, रेबड़ी हो गई, ये मिठाई है ना, ये सब ये जातिवाचक संज्ञा है। इनकी मिठाई इनके जैसी बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, ये होगी जातिवाचक संज्ञा। मिठास की बात करें, मिठास क्या है, मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो आदर्श होती हैं, और जिस आदर्श होती हैं, जो जितने भी इमोशन होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं मन के, वो सब होती हैं भाववाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पाणिनि शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए पाणिनि शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 पाणिनीय, ऑप्शन नंबर 2 पाणिनीय, ऑप्शन नंबर 3 पाणिनि, ऑप्शन नंबर 4 पाणिनि। तो बात करते हैं पाणिनीय शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण की बात करें, 4 होते हैं इसके भेद, तो पाणिनि का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाणिनीय। क्या हो जाएगा, पाणिनीय। और पाणिनि क्या है, पाणिनि क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है पाणिनीय, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है पाणिनीय। और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, पाणिनीय। तो याद रखिए, विशेषण 4 प्रकार का होता है। कुछ अन्य शब्दों का बताइए विशेषण क्या होगा। जैसे हमने दे दिया आपको अंत, अंत का बताइए विशेषण क्या बनेगा। अतिरंजन का बताइए विशेषण क्या होगा, अतिरंजन का विशेषण क्या होगा। उत्तेजना का विशेषण क्या होगा, उत्तेजना का बताइए विशेषण क्या होगा। जनपद का बताइए विशेषण क्या होगा। अंत हो गया, अतिरंजन हो गया, उत्तेजना हो गया, जनपद हो गया। एक शब्द और बताइए आप लोग, भूगोल, भूगोल का बताइए विशेषण क्या होगा। तो देख लेते हैं इन शब्दों को।
अंत क्या हो जाएगा विशेषण अंतिम हो जाएगा अंतिम। अतिरंजन का हो जाएगा अतिरंजित, क्या हो जाएगा अतिरंजन का हो जाएगा अतिरंजित विशेषण। उत्तेजना का क्या हो जाएगा उत्तेजित। जनपद क्या हो जाएगा जनपदीय विशेषण, क्या हो जाएगा जनपदीय। भूगोल का क्या हो जाएगा भौगोलिक, भूगोल का क्या हो जाएगा विशेषण भौगोलिक। तो देख लीजिए अंत का अंतिम, अतिरंजन का विशेषण हो जाएगा अतिरंजित, उत्तेजना का हो जाएगा उत्तेजित, जनपद का हो जाएगा जनपदीय, भूगोल का हो जाएगा भौगोलिक विशेषण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें क्या इसमें है, काफी लंबा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर है, तो क्या कौन सा काल होता है इसमें, आसन्न भूत होता है, हेतुयुक्त भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, या इनमें से कोई नहीं। एक बार पढ़ लेंगे, देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप में यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर, यानी कि कंडीशन दे दी, कंडीशन दे दी यहाँ पे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम, एग्जाम्पल के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहना चाहता उसको समझ लेते हैं। यदि संजना ठीक से पढ़ती, यदि संजना ठीक से पढ़ी होती, कंडीशन है तो पढ़ी होती, तो आज नौकरी लग गई होती। तो देख लीजिए इसमें ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्रिया के जिस रूप में यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर है। जैसे क्या है इसमें आभास हो रहा है ना, भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर। जैसे अगर पढ़ी होती तो आज नौकरी लग गई होती, तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया। तो कंडीशन अगर ऐसी कंडीशन जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे क्या होता है हेतु हेतु भूत होता है, हेतु हेतु मद भूत। तो याद रखेंगे ऐसा, जहाँ पे ऐसी कंडीशन मिल जाए वहाँ पे होता है हेतु हेतु मद भूत। अब यहाँ पे देख लेते हैं काल, काल का है तो काल का पोस्टमार्टम कर देते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन से हो गए, वर्तमान हो गया, वर्तमान हो गया, भूत हो गया, भूत हो गया, और एक भविष्य हो गया। 3 होते हैं काल के भेद। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में, क्या पूछ लेगा, बताइए वर्तमान काल के कितने भेद है, बताइए आप लोग। भूतकाल के बताइए कितने भेद हैं, और भविष्य के कितने भेद। तो बताएंगे आप वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं, भविष्य के 3 भेद होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है, इसमें पूछा गया तुर्की भाषा का शब्द बताइए। अदब, तकाजा, अलकतरा, या गलीचा। तो बात करें तुर्की भाषा का शब्द कौन सा होता है, तुर्की भाषा का बोलते हैं अलकतरा। अलकतरा शब्द है ना, ये है तुर्की भाषा का शब्द। अलकतरा किसे भी कहते हैं, अलकतरा बोल सकते हैं कोई भी चीज का गाढ़ा होना, कोई भी चीज का गाढ़ा होना उसे बोलते हैं अलकतरा। इसी को बोलते हैं तारकोल, क्या बोलते हैं तारकोल। आपने देखा होगा तारकोल, काफी लोगों ने देखा हुआ है इनको, कहीं कहीं भी अलकतरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं तारकोल। तारकोल क्या होता है, जब रोड बन रही होती है ना तब वो ड्रम में रखा होता है, उसको जब निकालते हैं उसको कहीं पे भी डामर बोलते हैं उसको ना, उसी को चारकोल बोलते हैं, उसी को तुर्की भाषा में अलकतरा बोलते हैं। किसी भी चीज मतलब होता है इसका किसी भी चीज का गाढ़ा होना, उसे बोलते हैं अलकतरा। अब बात करें तुर्की भाषा के अन्य शब्द देख लेते हैं आप लोग। जैसे चमचा, चमचा की बात करें ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। बहादुर, बहादुर भी तुर्की भाषा का शब्द है। बहादुर, बहादुर भी तुर्की भाषा का शब्द है। चमचा हो गया, बहादुर हो गया, और कौन कौन से हो गए तुर्की भाषा के साथ, कैंची, कैंची भी तुर्की भाषा का शब्द है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कैंची हो गया, नौकर, ये सब तुर्की भाषा के शब्द है। कौन कौन से हो गए, चमचा हो गया, चमचा हो गया तुर्की भाषा का, बहादुर हो गया, कैंची हो गया, नौकर हो गया, और अलकतरा हो गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आएगा। तत्सम शब्द है, तद्भव परीक्षा, देशज है, या विदेशी है। अब बात करते हैं तत्सम क्या होते हैं, तत्दंसम, इसको तोड़ेंगे तत्दंसम। सम तत् माने जैसा, तत् का मतलब होता है जैसा, सम माने संस्कृत, किसके जैसा, संस्कृत के जैसा। तो तत्सम की परिभाषा क्या हुई, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं वो होते हैं तत्सम। तद्भव की बात करें ये हिंदी भाषा के शब्द बोल सकते हैं हम लोग,
जो संस्कृत से हमने हिंदी भाषा में लिए वो बोल सकते हैं हम इसको तद्भव। देशज की बात करें जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ना हुए वो बोलते हैं देशज। विदेशी भाषा के शब्द तो आप लोगों को पता है, तुर्की तुर्की हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गई, ये विदेशी भाषा के शब्द है। इंग्लिश हो गया। तो देशज कौन से हो गए इसमें, जैसे लोटा जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, लोटा हो गया, खटिया हो गया, खटिया हो गया, जैसे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं वो देश शब्द है। और तत्सम कौन से हो गए, संस्कृत भाषा के, तद्भव हिंदी भाषा के। बात करें परीक्षा क्या है, परीक्षा इनमें किस में आएगा, बात करें परीक्षा, परीक्षा की बात करिए किसमें आ गया बताइए आप लोग। परीक्षा एक तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द। परीक्षा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा परख। परीक्षा के इसमें आएगा, तत्सम शब्द में आएगा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, परख। याद रखेंगे, परीक्षा का तत्सम पूछे तो बताएंगे आप लोग, तद्भव पूछेंगे तो बताएंगे परख। अब बात करें कुछ अन्य तत्सम तद्भव की, बताइए आप लोग। जैसे हमने पूछा आपको बारिद, बारिद का बताइए आप लोग तद्भव क्या होगा, बारिद। नकुल, नकुल का बताइए आप तत्सम क्या तद्भव क्या होगा। जम्बुल का बताइए आप लोग तद्भव क्या होगा। चणक का बताइए आप लोग तद्भव क्या होगा। तो देख लेते हैं इनको एक बार फटाक से। बारिद को बोल सकते हैं बादल, बादल बोल सकते हैं इसका तद्भव। नकुल को बोल सकते हैं नेवला, नेवला तद्भव होगा। जम्बुल का हो जाएगा जामुन तद्भव, क्या हो जाएगा, जम्बुल का जामुन। चड़क का बोल सकते हैं चना, चना तद्भव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बारिद का हो जाएगा बादल, समझ गए होंगे। नकुल का हो जाएगा नेवला तद्भव, जम्बुल का हो जाएगा जामुन, चड़क का हो जाएगा चना। तो परीक्षा का हो जाएगा परक तद्भव। ये तत्सम शब्द परीक्षा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसे पूछेगा निम्न में से किस उपसर्ग में, निम्न में किसमें उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ, निपात में नहीं हुआ, निंदा में नहीं हुआ, निरोध में नहीं हुआ, निर्भय में नहीं हुआ। तो बात करें उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं। कोई मूल शब्द दे रखा होगा उसके पहले उपसर्ग लगा होगा। ये एक शब्द नहीं है, ये शब्दांश होते हैं। तो बात कर लें, देख लेते हैं इसको तोड़कर। ऑप्शन नंबर ए में निपात, इसे पात हो जाएगा मूल शब्द और नी हो जाएगा उपसर्ग, इसमें नी हो जाएगा। निरोध, रोध हो जाएगा इसमें मूल शब्द और नी हो जाएगा इसमें उपसर्ग। निर्भय, भय हो जाएगा इसमें, भय हो जाएगा इसमें क्या बोलते हैं मूल शब्द और निर हो जाएगा इसमें उपसर्ग। तो निंदा में बात करें, निंदा, निंदा में बात करते हैं, इसमें ना कोई उपसर्ग है, उपसर्ग है ना कोई प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई ना उपसर्ग है ना कोई प्रत्यय है। सोलह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताइए आप लोग उपसर्ग। दुस्साहस, दुस्साहस की बात करते हैं। दुस्साहस, दुस्साहस में बताइए आप लोग कौन सा उपसर्ग है। अभ्यागत में बताइए आप लोग उपसर्ग, अभ्यागत में उपसर्ग बताइए। संचरण में बताइए आप लोग उपसर्ग। नैदानिक में बताइए आप लोग उपसर्ग। नैदानिक है ना जो निदान से बना हुआ है, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, सारे के सारे गायब हो गए। चलिए एक बार और ले लेते हैं, जैसे दुस्साहस, दुस्साहस में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपसर्ग दुस और साहस हो जाएगा इसमें मूल शब्द। अभ्यागत में बात करें, अभ्यागत की बात करें, इसमें हो जाएगा एल संधि का एग्जाम्पल है, इसमें हो जाएगा अभी, अभी हो जाएगा इसमें उपसर्ग। संरक्षण की बात करें, इसमें हो जाएगा सम, उपसर्ग हो जाएगा इसमें हो जाएगा सम। और नैदानिक में नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैदानिक में नी, निदान से बना हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में तत्सम शब्द पूछा गया कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक रात है, तत्सम अग्नि है, जेठ है या नींद है। तत्सम की बात करें, अभी बताइए कौन सी भाषा के शब्द है, हिंदी संस्कृत भाषा के शब्द हैं तत्सम। और इसमें पूछा गया कौन सा है, बात करें इसमें अग्नि, अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, आग। और बाद बाकी ये सब क्या है तद्भव। रात्रि, रात का तत्सम क्या हो जाए, रात का तत्सम होता है रात्रि। जेठ का क्या होता है तत्सम, इसका होता है ज्येष्ठ। नींद का हो जाएगा निद्रा, निद्रा, निद्रा। तो देख लीजिए रात का रात्रि तत्सम, जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, नींद का हो जाएगा निद्रा और अग्नि का हो जाएगा आग। बताइए कुछ अन्य शब्दों का आप लोग तत्सम तद्भव। मधुरी, मधुरी तत्सम शब्द, इसका तद्भव बताइए। चूरन, चूरन का आप लोग बताइए, चूरन का आप लोग बताइए तद्भव। ढीठ, जैसे ढीठ नहीं होता, ढीठ का बताइए, ढीठ व्यक्ति, तो इसका बताइए, इन लोगों को बता दीजिए आप लोग। मधुरी का हो जाएगा तद्भव मधुरिका, मुद्रिका। चूरन का हो जाएगा चूड़ तद्भव। ढीठ का हो जाएगा दृष्टि। तो याद रखेंगे, मधुरी का हो जाएगा मुद्रिका, चूरन क्या, चूरन का हो जाएगा चूड़, ढीठ का हो जाएगा दृष्टि और इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, अग्नि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर
18 पूछा गया अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ क्या है? अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ क्या है? बहुत बड़ा होना, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या बहुत सुंदर एवं सजीला। तो इसमें पूछे अंगूठी का नग होना, इसका मतलब होता है बहुत प्रिय होना। अंगूठी में नग होना इसका मतलब होता है बहुत प्रिय। जैसे अंगूठी में नग लगा है उसको आप निकाल देंगे तो उसकी शोभा नहीं होगी ना अंगूठी की, तो इसका होता है बहुत प्रिय होना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फिर पूछा गया बहुत पढ़ी लिखी महिला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत पढ़ी लिखी हुई महिला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसको सरस्वती बोलते हैं, विदुषी बोलते हैं, शिक्षिता बोलते हैं या बुद्धिमती बोलते हैं। तो बात करें इसमें बहुत पढ़ी लिखी स्त्री के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? इसको बोलते हैं विदुषी। अगर यहीं पे होता है बहुत पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, व्यक्ति के लिए क्या होता है? इसमें व्यक्ति के लिए होता है क्या बोलते हैं? विद्वान। अगर पुरुष होता तो बोलते हैं उसको बहुत पढ़ा लिखा, अगर है तो उसको बोलते हैं विद्वान, अगर महिला है तो बोलते हैं उसको विदुषी। तो याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जब तक वह पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। इसमें पूछा गया वाक्य कौन सा? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। बात करें वाक्य की, एक बार वाक्य को देख लेते हैं। वाक्य की बात करते हैं हम लोग। वाक्य अगर पूछे रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर अगर पूछे भेद कितने होते हैं और अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं वाक्य के, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। रचना के आधार पर कौन से होते हैं? सरल हो गया, संयुक्त हो गया, मिश्र हो गया, ये 3 हो गए। तो देख लेते हैं। सरल वाक्य में, सरल वाक्य में एक ही विधेय एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय विधेय और एक ही उद्देश्य जहाँ पे होता है वो सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य की बात करें, ये और से जुड़े होते हैं, तथा से जुड़े होते हैं, ये सब होते हैं, किंतु से जुड़े होते हैं, ये संयुक्त वाक्य होते हैं। तो दो उपवाक्य से जुड़े होते हैं, और से, तथा से, किंतु से आदि इनसे जुड़े होते हैं। मिक्स वाक्य की बात करें, ये की से जुड़े होते हैं, ये क्यू से जुड़े होते हैं, और यहाँ पे कंडीशन आ जाए वहाँ पे भी होता है, जहाँ पे कंडीशन आ जाए वहाँ पे भी मिश्र वाक्य होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, क्या दे रखा है? जब तक वह पहुंचा तब तब तक उसके पिता जा चुके। देखिए कंडीशन आ रही ना, जब तक वह पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके, तो इसका हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है मैं किसी का बुरा क्यों चाहूं। इसमें पूछा गया ये वाक्य कौन सा है? विधिवाचक वाक्य है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या संदेहवाचक है। तो विधिवाचक में बात करें इसमें क्या आ जाते हैं? जैसे सूर्य, इसका क्या बोल सकते हैं? विधिवाचक वाक्य में क्या बोल सकते हैं? जैसे सूर्य कहाँ से निकलता है, जैसे इसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो इसमें आते हैं विधि वाक्य में। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, तो ये इसमें आ जाएगा। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सूर्य पूर्व से निकलता है। सूर्य किससे निकलता है? पूर्व से निकलता है। और इसमें विधिवाचक यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसमें आ जाएगा विधिवाचक वाक्य में। निषेधवाचक वाक्य में बात करें, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। निषेधवाचक में नहीं का प्रयोग होता है वाक्य में प्रयोग। प्रश्नवाचक में प्रश्न आता है, संदेहवाचक में शक किया जाता है। क्या बोलते हैं? संदेहवाचक में शक शक किया जाता है किसी इंसान पे, शायद वह चोर है, संदेहवाचक में ये होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्नवाचक आया ना, मैं भला किसी का बुरा क्यों चाहूँ, तो इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? इसमें पूछा गया है त्रुटि किसमें, किस पार्ट में त्रुटि है। तो देख लेते हैं 22। पहले रोगी ने आहा भरी, इस पार्ट में है। फिर चीख उठा, बी पार्ट में है। और उसके नेत्रों से आंसू छूट पड़े, सी पार्ट में है त्रुटि, या इनमें से कोई त्रुटि ही नहीं है। तो बताइए किसमें त्रुटि है? अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी बताएंगे आप लोग। तो देख लेते हैं। पहले रोगी ने आहा भरी, ठीक है ये। फिर उस चीख उठा, ये भी ठीक है। फिर उसके नेत्रों से आंसू छूट पड़े, ये नहीं होता। छूट पड़े, आंसू के का छूट पड़े? कोई वो है चोर है जो उसको मारने को छूट पड़े, तो ये पे आंसू छूट पड़े नहीं होता, आंसू निकल पड़े होता। क्या होता है? आंसू निकल पड़े या आंसू छलक पड़े। छूट पड़े की जगह पे क्या आता है? निकल पड़े, निकल पड़े या छलक पड़े। तब ये ठीक होता है। तो यहाँ पे सी पार्ट में गलती है, तो आप लोग बताएंगे सी। यहाँ पे छूट पड़े की जगह पे आता है निकल पड़े या छलक पड़े। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया इसमें संधि संधि विच्छेद पूछा गया। निराश है, निराशय का संधि विच्छेद बताइए आप लोग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 निराधन आशय, ऑप्शन नंबर बी निर्धन आशय, ऑप्शन नंबर सी निधन आशय, ऑप्शन नंबर 4 निधन आशय। तो बात कर लें निराशय में कौन सी संधि हो जाएगी? पहले तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। और इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं संधि के। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन से होते हैं इसमें? 3 प्रकार संधि के देख लेते हैं एक बार। स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई।
अब बात करें स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? गुड़ हो गई, वृद्धि हो गई, गुड़ हो गई, दीर्घ हो गई, वृद्धि हो गई, एड़ हो गई और अयादि हो गई। तो ये 5 प्रकार हो गए स्वर संधि के। गुड़, दीर्घ, वृद्धि, एड़, अयादि। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3, व्यंजन, विसर्ग और स्वर्ग। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? निहितनाश है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 23 का। बताइए कुछ अन्य शब्दों में कौन कौन सी संधि? आच्छादित, आच्छादित का बताइए संधि विच्छेद, और इसमें बताइए कौन सी संधि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षा में हुआ, पूछा जा चुका है। आच्छादित जो अभी यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, आच्छादित में कौन सी संधि है, उसका छंद विच्छेद बताइए आप लोग। आच्छादित हो गया। और बताइए आप संविधान, संविधान, संविधान में बताइए संधि बताइए और इसका संधि विच्छेद बताइए। तो देख लेते हैं हम लोग इन दोनों को एक बार। तो आच्छादित में हो जाएगी व्यंजन संधि, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद अगर पूछे तो आदंच्छादित, आदंच्छादित। जब हमने आप लोगों को पढ़ाया था संधि तो इसमें बताया था ये क्या क्यों गायब हो गया। संविधान की बात करें इसका हो जाएगा समधन विधान, समधन विधान। इसमें भी हो जाएगी व्यंजन संधि। तो आच्छादित में व्यंजन संधि, संविधान में भी व्यंजन संधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। योगदान में पूछा गया समास कौन सा है। योगदान में समास बताइए कौन सा है। बहुब्रीहि है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, क्रमधारय है। बात करते हैं समास की। समास से अगर पूछे भेद कितने होते हैं? 6। और इसमें अगर पूछ ले समास की प्रधानता के आधार पर भेद कितने होते हैं? प्रधानता के आधार पर पूछे तो बताएंगे 4 भेद। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि समास के भेद बताइए तो बताएंगे, अगर 6 दे देंगे तो आप लोग बताएंगे 6। अगर पूछे प्रधानता के आधार पर, अगर आपने स्पेसिफाई उसने कर दिया प्रधानता के आधार पर बताइए तो आप लोग बताइए या 4। अब बात कर लेते हैं इसमें बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, थर्ड पद प्रधान होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद। दोनों पद अप्रधान बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अभिभाव में कौन होता है? अभिभाव में पूछे पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें देख लेते हैं, इसका समास विग्रह कर लेते हैं। योगदान का हो जाता है योग का दान। योगदान का समास विग्रह क्या होगा? योग का दान। क्या होगा? वो काट देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं। योगदान का समास विग्रह क्या होगा? योग का दान, योग का दान। तो का आ रहा है ना, का किसकी विभक्ति थी? का के की ना ने नी रा रे री, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, संबंध तत्पुरुष समास। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर जो कुछ अन्य शब्दों में बताइए आप लोग। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी में बताइए आप लोग कौन सा समास हो जाएगा। चक्रपाणी में बताइए आप लोग कौन सा समास हो जाएगा। चक्रपाणी को में अगर समास विग्रह करें तो इसका क्या हो जाएगा? हाथ में है जिसके चक्र, चक्र है, पाणी मतलब उसको बोलते हैं हाथ। चक्रपाणी यहाँ लिख लेते हैं, चक्रपाणी। पाणी में होते हैं हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, हाथ में है जिसके चक्र, इसको बोलते हैं विष्णु जी। किसी तीसरे पद की ऊपर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी में कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जैसे एक और दे लेते हैं डाक गाड़ी। डाक गाड़ी में बताइए कौन सा समास हो जाएगा? डाक गाड़ी में तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाए? डाक का, डाक की गाड़ी हुआ क्या? डाक की कोई निजी गाड़ी होती है क्या? नहीं, डाक के लिए गाड़ी होती है। इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाए डाक के लिए गाड़ी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? के लिए आ गया, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? के लिए दिख लिया आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। मैं तो कहता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, पूछा गया कर्म तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है इसमें? चिड़ीमार है, मुंह मांगा है, मार बे है या आम्ररस है। बात करें कर्म तत्पुरुष समास की तो इनको समास वगैरह कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा चिड़ीमार को हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ीमार। और कर्म तत्पुरुष की क्या पहचान होती है? इसकी कार्य विभक्ति होती है को। देख लीजिए इसमें को आ गया, को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 25 का हो जाएगा एक चिड़ीमार में कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। बात करें मुंह मांगा के, मुंह मांगा में इसका समास वगैरह क्या करेंगे तो हो जाएगा मुंह से मांगा। क्या हो जाएगा? मुंह से मांगा। से आ गया ना, से किसकी कार्य विभक्ति होती है? इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। मार्ग व्यय में, मार्ग व्यय में अगर पूछे तो क्या होगा? मार्ग का व्यय होगा कि मार्ग के लिए व्यय होगा या मार्ग में व्यय आया हुआ व्यय। तो इसमें हो जाएगा, इसका समास विग्रह करेंगे तो आ जाएगा मार्ग में हुआ व्यय, मार्ग में हुआ व्यय, मार्ग में हुआ व्यय। में आ गया ना, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण। में पर किसकी होती? कार्य विभक्ति अधिकरण की। बात करें इसमें आम रस में, इसमें इसका समास विग्रह हो जाएगा आम्र का रस,
आम्र का रस का आ गया ना, तो इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं कुछ अन्य शब्दों में और बताइए आप लोग, जैसे रथ चालक, रथ चालक, यश प्राप्त, इनमें बताइए आप लोग कौन सा समास हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें समास। रथ चालक मानी कि रथ को चलाने वाला, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, रथ को चलाने वाला। और यश प्राप्त, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त, तो इन दोनों में कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, याद रखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पूछा गया सांद गीत किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है, हरिवंश राय बच्चन की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो बात करें सांद गीत की, सांद गीत किसकी रचना हो जाएगी? महादेवी वर्मा की हो जाएगी रचना, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट रचना ये महादेवी वर्मा की, सांद गीत हो जाएगी महादेवी वर्मा की। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन में कौन कौन सी इनकी लेखकों की कौन कौन सी रचना है, देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, इसकी हो जाएगी लोकायतन, लोकायतन, नौका विहार, नौका विहार और तारापथ, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो गई। लोकायतन हो गई, नौका विहार हो गई और तारापथ हो गई। बात करें हरवंश राय बच्चन की कौन कौन सी रचना हो गई? हरवंश राय बच्चन की बात करें 10 द्वार से सोपान, दो पार से सोपान हो गई और बसेरे से दूर, इन्हीं की रचना है। बसेरे से दूर भी इनकी रचना है। तो कौन कौन सी होगी इनकी? हरवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक, और बसेरे से दूर भी इनकी रचना हो गई। सुमित्रा नंदन पंत की होगी लोकायतन और नौका विहार तारापथ। बात कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन कौन सी रचना होगी? इनकी इंपॉर्टेंट रचना में बात करें, इसमें हो जाएगी परिमल, परिमल हो जाएगी। अनामिका बहुत इंपॉर्टेंट है, अनामिका इनकी रचना हो गई। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा भी इन्हीं की हो गई। एक इनकी होगी कुल्ली भाट, क्या होगी? कुल्ली भाट, इन्हीं की रचना होगी कुल्ली भाट। तो कौन कौन सी इनकी रचना होगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल हो गई, अनामिका हो गई और राम की शक्ति पूजा हो गई और कुल्ली भाट। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें नौकायतन, नौका विहार, तारापथ। महादेवी वर्मा की शांति गीत हो जाएगी और इसकी यामा हो जाएगी, इन्हीं की होगी। महादेवी वर्मा की गिल्लू इन्हीं की हो गई। हरवंश राय बच्चन की बात करें, इनमें 10 द्वार से सोपान और बसेरे से दूर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कौन सा छंद है, इसमें बताइए कौन सा छंद है। धाय धाम काम सब त्याग, इसमें बताइए कौन सा छंद है। दोहा छंद है, सोटा छंद है, चौपाई छंद है, छप्पे छंद है। बात करते हैं दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 11। सोटा में 11 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। छप्पे में छप क्या बोलता है? आरो, ये इसमें 6 चरण होते हैं। ये किससे मिलकर बनता है? रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनाता है। रोला के 4 चरण होते हैं छप्पे में और उल्लाला के होते हैं 2 चरण। ये बात कर लेते हैं इसमें दोहा और सोटा की बात करें, ये कौन सा छंद है? ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। चौपाई की बात करें, ये सम्मात्रिक छंद है। तो देख लेते हैं, मात्रा गिन लेते हैं हम इनमें। धाय 2 1, दाम में भी 2 1, काम में 1 2 1, सब 1 1। त्याग, जहाँ पे आधा अक्षर आ जाए वहाँ पे कौन सी मात्रा होती है? उसमें कोई मात्रा ही नहीं होती, तो इसमें हो जाएगी त्यागी में 2 और 2। और यहाँ पे देख लेते हैं ए में, जो ए है यहाँ पे 1 नहीं आएगी, यहाँ पे 2 आएगी मात्रा। तो देख लेते हैं 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 और 4 16। तो यहाँ पे 16 मात्रा, 16 मात्रा किसमें होती है? विद्या अक्षरों में चौपाई। तो इसका हो जाएगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। ये तो आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हो। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना हिंदी की क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी। ग्रुप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अति महत्वपूर्ण क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के लिए, बस इतना। जय हिंद, थैंक यू।